नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। बरबटी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग और कीटों का नियंत्रण। कम समय में उड़द की खेती से लें अच्छी पैदावार। सब्जी वर्गीय फसलों के अंतर्गत हमारे जिन किसान भाइयों ने बरबटी की फसल लगा रखी है, तो उससे अधिक फलियों का उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोग और कीटों की पहचान कर उनका समय रहते नियंत्रण करना होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप बरबटी की फसल में कीट और रोग नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी दे रही है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद गुप्ता। जैसा कि अभी हमारी फसल जो है बरबटी की, काउपी की फसल अभी लगी हुई जो भी है, और बहुत से किसान डेली इसको निकाल रहे हैं, जिसने अच्छी कमाई कर रहे हैं जो भी है। इसमें मैं चर्चा करूंगा जो भी है पौध संरक्षण, जो हमारी सामयिक सलाह है जो भी है। कीड़े की हम बात करें अगर, उसमें तो है एफिड, जैसिड, माइट और जो है ये फ्रूट बोरर भी लगता है, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है जो भी है। अगर फ्रूट बोरर की हम बात करें, हमेशा अक्सर देखा गया है इस समय फसल में जब भी मौसम में थोड़ा सा बदलाव होता है, जैसे बदली छाती है, इसकी इंसेक्ट मेल और फीमेल तुरंत प्यूपेट होकर निकलती है और नच में फ्लाइट करती है। फ्लाइट करता मतलब मेटिंग करती है। मेटिंग करती है इस मौसम में, और मेटिंग करने के तत्काल पश्चात ही जाके एग लेइंग कर देती है। किसान भाइयों, फली छेदक कीट सबसे पहले पत्तियों को खाकर नुकसान करता है। उसके बाद फली आने पर यह कीट फलियों में छेद करके उनको खाता है, जिससे फलियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो आप इस कीट की शुरुआती अवस्था पर नियंत्रण के लिए में जो भी है, अगर फ्रूट बोरर की हम बात करें तो उसमें लाइट ट्रैप पर 8 से 10 जो है प्रकाश प्रपंच जिसे हम कहते हैं, हर किसान से निवेदन करूंगा प्रकाश प्रपंच और लाइट ट्रैप का जो है आप लोग उपयोग जरूर करें। लेकिन क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा साधन है बिना केमिकल के। जो भी कल मार्केट में तो फेरोमोन ट्रैप भी आ गया। अगर जो फ्रूट बोरा होते हैं तो फेरोमोन ट्रैप जो कि ल्यूर होता है, अगर आप दुकानों में जाएंगे तो सिर्फ ल्यूर नाम बताएंगे और उसमें ल्यूर फंसाएंगे। ल्यूर जब फंसाएंगे तो उसका जो मेल होगा सीधे मेल ही अट्रैक्ट हो जाता है उसमें। जब मेल और फीमेल को हम अलग अलग टुकड़े में बांध देंगे, दोनों के बीच में मैटिंग नहीं होगी और जो भी क्या नाम से इन इंसेक्ट की पॉपुलेशन जो हमारी कम हो जाएगी। और कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए एंडोक्साकॉर्ब दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इंसेक्टिसाइड स्प्रे और उसके तुड़ाई के बीच में कम से कम 3 दिन का अंतर आप जो है अवश्य रखें, क्योंकि रेसिडुअल इफेक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम 10 दिन तक का देखा गया जो भी है। इसलिए कम से कम दवाई डालने से और फसल तुड़ाई के बीच में 3 दिन का जो है उनका डिस्टेंस आप लोग जो है जरूर मेंटेन करें। जो है कीड़े की हम बात करें अगर, उसमें तो है एफिड, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है जो भी है। किसान भाइयों, माहू कीट बरबटी की पत्तियों, कोमल टहनियों, फूलों और फलियों से रस चूस कर नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से फसल का उचित विकास नहीं हो पाता है और फसल कमजोर होने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तो आप इस कीट के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। तो इस कीट का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। हम देखते हैं कि बरबटी के फसल में जो भी है येलो वेन मोज़ेक, जो कि एक वायरल डिजीज है और जो वाहक है उसकी सफ़ेद मक्खी है के कारण फैल रहा जो भी है। तो एक सफ़ेद मक्खी को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय देखिए जो भी है, सबसे बढ़िया येलो स्टिकी ट्रैप, जो हमारे ट्रैप्स होते हैं उसको बढ़िया पीले पेपर ले लीजिए आप जो भी है, उसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए और 1 एकड़ में 20 से 25
20 से 25 आप डाल देंगे तो जो भी व्हाइट फ्लाई होती है अट्रैक्ट करती है जो भी, क्योंकि वो पेपर लाइट मारता है तो अट्रैक्ट होती है और आपकी फसल को जो है बहुत सारा जो है लाभ हो जाता है जो भी है। किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में पीला मोजेक रोग से ग्रसित पौधे दिखाई देते हैं तो सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गड़ा दे या फिर जलाकर नष्ट करें, जिससे इस रोग का फैलाव कम हो सके। इसके अलावा रोग अवरोधी किस्मों का ही चयन करें। बीजों को हमेशा उपचारित करके ही बुआई करें। अगर आपको इसकी जो है जैविक में नहीं जाके कीटनाशक जो रासायनिक में जाना चाहते हैं तो रासायनिक की अगर मैं बात करूंगा तो जो अपनी सबसे बड़ी दवा जो है इमिडाक्लोरपिड हो गई अपनी जो है, और साथ में थायोमेथाक्साम 8 से 10 ग्राम दवा प्रति पंप के हिसाब से जो है डालते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो है इसकी फसल से हम जो है बचाव कर सकते हैं। और साथ में भी इसका फैलाव दूसरे, अगर अपने खेत में नहीं दूसरे खेतों से भी होता है तो आप जब भी कोई भी दवाई डालें तो अगर आपके आसपास की मेढ़ों में भी जरूर आप निश्चित रूप से खेत में वो दवाई डालें, क्योंकि जो है हमेशा कीड़ा जब हमने खेत में दवाई डाली तो वो कीड़ा उड़ के जो भी बचाव के लिए जाके मेड़ में बैठ जाता है। तो आप निश्चित रूप से जब भी दवाई डालें तो कातपम दवाई मेड़ के चारों तरफ जरूर ना है, जिसकी बरबटी की फसल येलो विन मैजिक से आप लोग जो है बचा सकें। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में उड़द की खेती बहुत से किसान करते हैं और जैसे कि बारिश होने के कारण किसान इसकी बुआई में जुटे हुए हैं। अगर आप भी उड़द की खेती करना चाहते हैं तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन अधिक पैदावार लेने के लिए आप उड़द की वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, जिस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर संजय सिंह। मेरे प्रिय किसान भाइयों, आज हम उड़द की खेती की बात करेंगे। चूँकि हम खरीफ के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं तो हम कुछ मुख्य वैरायटीज जो खरीफ के सीजन में उगाई जाती हैं आज उनकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली वैरायटी जो हमने अभी तक देखा जिनमें कोई भी येलो मोज़ेक वायरस नहीं आते, उनमें IPU 2-43। दूसरी वैरायटी है जो सबसे बड़ी एरिया में और बहुत पुरानी वैरायटी है T9। तीसरी वैरायटी है LBG-20। LBG-20 में येलो मोज़ेक वायरस आता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है इस वैरायटी का जो दाना होता है चमकदार दाना होता है। चौथी वैरायटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चौथी वैरायटी नई वैरायटी है प्रताप उर्द 1, इंदिरा उर्द प्रथम। ये वैरायटी भी लगभग IPU 2-43 से मिलती जुलती है। तो ये रही कुछ खास वैरायटीज जिनको कि आपको अपने खरीफ सीड प्रोडक्शन में या कल्टीवेशन प्रोग्राम में आपको रखने हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि करीब 8 से लेकर के 10 किलो प्रति एकड़ बीज का रिकमेंडेशन हम लोग देते हैं। फसल की अच्छी बढ़वार हो और अधिक पैदावार मिले, इसके लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए किसान कौन सा खाद व उर्वरक लें और इसका इस्तेमाल किस तरीके से करें, वो इस प्रकार से है। खेत की तैयारी के लिए हम यहाँ बताना चाहेंगे कि जब पहली बारिश जब होती है, पूरी पहली जुताई कल्टीवेटर से कराएं। पूरे कोने को ढंग से कल्टीवेटर से जितने बड़े घास है उसको उखाड़ दिया जाए, एक दिन के लिए छोड़ दिया जाए। दूसरे दिन कोशिश करें कि आप एक डिस्क हैरो चलाएं, जिससे लगभग जितने कल्टीवेटर से दाने के बाद जो बीच में जो जगह बचते हैं उनको डिस्क हैरो तोड़ देता है और लगभग मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर मैनेजमेंट पे। तो अब हम आपको किसान भाई हम आपको बताना चाहेंगे कि म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP ये कम से कम 20 से लेके 25 kg प्रति एकड़ आपको डालना है। और उसके बाद आपका DAP कम से कम 35 से लेके 40 kg पर एकड़ पड़ेगा। ये जो पोटाश की जो पूरी मात्रा है, पोटाश की पूरी मात्रा को बुआई से पहले आपको मिट्टी में मिला देना है खेत तैयारी के समय में। और दूसरा क्या है कि जो आपके
डीएपी है जिसको मैंने 35 से 40 केजी बोला है 10 से 12 किलो बीज में, इसको आप सीड ड्रिल में एक साथ मिला के भी रख सकते हैं, या चाहे तो आप अलग अलग सीड ड्रिल आते हैं जिनमें फर्टिलाइजर अलग है, बीज अलग है, उस विधि से भी आप इसकी बोनी कर सकते हैं। आज के समय में कोई भी फसल कीट और रोगों के प्रकोप से अछूती नहीं, इसलिए फसल को कीट रोगों से बचाने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। तो किसान अपने स्तर पर किस तरह से करें बीज उपचार, वो इस प्रकार से है। बीज की बुआई की अगर हम बात करें तो सबसे प्रथम जो चीज उभर के सामने आती वो होता है कि बीज को हम उपचारित कैसे करें। तो बीज उपचारित करने के लिए किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कार्बाक्सिन 37.5% और थायरम 37.5% इसका कॉम्बिनेशन बाजार में आता है। इसको आप 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से, प्रति किलोग्राम के हिसाब से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि इसमें सिस्टेमिक और कॉन्टेक्ट अंतः प्रवाही और स्पर्शजनक दोनों तरह के फफूंदनाशक हैं, इसलिए हम लोग इस फफूंदनाशक को बीज शोधन के लिए, बीज उपचार के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। इंसेक्टिसाइड में सबसे बड़ा जो कंपोनेंट हम लोग किसान को रिकमेंड करते हैं वो होता है थायोमेथाक्साम। ये थायोमेथाक्साम के लिक्विड भी बाजार में आते हैं, तो इसका 2 ml पर केजी के हिसाब से पर्याप्त होता है। तत्पश्चात अपने पास कल्चर का प्रयोग करें आप। कल्चर का प्रयोग आप 5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से करना है राइजोबियम, पीएसबी और सुडोमोनास। राइजोबियम 5 ग्राम इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इससे पहले आपने यदि दाल वाली फसल का कल्टीवेशन प्रोग्राम लिया था अपने फील्ड में, तब तो आप 5 ग्राम का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि दाल वाली फसल नहीं लिया है आपने, मतलब दोनों सीजन मिला करके, तो आप 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से आपको प्रयोग करना है। तो ये रहा आपका बीज शोधन का कार्य। तो चूंकि हम खरीफ में बुआई करने जा रहे हैं, तो खरीफ में तो पौधे से पौधे के बीच की दूरी कम से कम 5 से लेके 8 सेंटीमीटर या मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर रख सकते हैं, और लाइन से लाइन के बीच की दूरी कम से कम 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो। खरपतवार प्रबंधन की बात करते हैं, नॉर्मल हो चला करके या कुदाली से किसी भी तरीके से खुरपी चला करके वो कचरा प्रबंधन अपना कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, पैर रख सकते हैं। तो ये रहा किसान भाइयों उर्द फसल पे समुचित जानकारी, और हम आशा करते हैं कि हमारी बताई गई बातों को यदि आप संज्ञान में लेते हुए ढंग से इसका प्रयोग करेंगे, इसकी तरह बताई गई चीज़ों का प्रयोग करेंगे, तो वो आप भरपूर इस फसल का लाभ अपने कार्यक्रम में ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगली प्रस्तुति की ओर। आंवला की बागवानी सामान्य भूमि के अलावा ऊसर, बंजर एवं बेकार पड़ी भूमियों पर भी किया जाता है, और यह समय बागवानी के लिए अच्छा होता है। इस समय रोपाई करने से पौधे जल्दी लग जाते हैं, लेकिन बाग लगाने से पहले कई तकनीकी बातों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि इन बागों से आगे चलकर अच्छी फसल ली जा सके। तो आइए आंवले की बागवानी से जुड़े तकनीकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर RPS रघुवंशी से। तो ख़ास तौर से मैं जो बागवान लोग हैं उनको मैं इस समय अगर आंवले के बगीचे तैयार करना है तो मुख्य रूप से 4-5 विषयों पर ध्यान रखना चाहिए। तो सर्वप्रथम जैसे कि मिट्टी की जो है, किस प्रकार की मिट्टी है, उसकी किस्म क्या है। आंवले की बागवानी बलुआई और चिकनी मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। आंवले की बागवानी के लिए बलुआई दोमट मिट्टी सर्वोत्तम होती है। अगर आपकी भूमि ऊसर है जिसका pH मानक 6.5 से 9.5 के बीच है, वहां भी इसकी बागवानी कर सकते हैं। मई के महीने में जो भी किसान जो है बागवान, अगर वो आंवले के बगीचा तैयार करना होगा तो वो अपना गड्ढा बना चुके होंगे। गड्ढे की साइज क्या होती है वो सब वो तैयार कर लिए हैं। किसान भाइयों, वही पौधे सही तरीके से लगते हैं जिनकी रुपाई के लिए गड्ढे पहले से यानी गर्मी के मौसम में खोदे जाते हैं। अगर आपने किसी कारण गर्मी में गड्ढा की खुदाई नहीं की है और आपको रोपाई करनी है, तो उस दशा में अगर अच्छी धूप हो रही है
तो अभी भी गड्ढा खुदाई करके 8 से 10 दिन के लिए छोड़ दें और जरूरी खाद उर्वरक और कीटनाशी मिलाकर गड्ढे की भराई कर दें और अच्छी बरसात हो जाने के बाद पौधों की रोपाई करें। तो लगाने के समय में इस बात का ध्यान रखें कि जिस गड्ढे में हमको पौधा लगाना है उस गड्ढे को जो मिट्टी आपने बाहर किया था, तो जो ऊपर की मिट्टी होती है उपजाऊ होती है, नीचे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो ऊपर की मिट्टी जो होती है उसमें आप जो है जैसे पौधा लगाने के बाद कभी कभी होता क्या है कि पौधा किसान भाई जब ले आते हैं तुरंत गड्ढा खोदते हैं और लगा देते हैं। उसके बाद पौधे के जो है देखेंगे तो सूखना शुरू हो जाता है और किसान समझ नहीं पाता कि पौधा किस कारण से सूख रहा है। तो हमें अगर जो गड्ढा है उसका उपचारित करके और हम फिर पौधा लगाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पौधा मरेगा नहीं। तो इसमें जो है जैसे दीमक लगने की संभावना ज़्यादा होती है बरसात के महीने में, तो आप जो है सड़ी हुई गोबर की खाद भी देखिए कि कभी कभी किसान भाई जो है कच्चा गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें दीमक की संभावना बढ़ जाती है। तो पके हुए गोबर की खाद और ठंडा हो जाए उसके बाद हम जो ऊपर की मिट्टी है उसमें लगभग प्रति गड्ढा प्रति पौधा 15 किलो गोबर की खाद होना चाहिए। उसको सड़ी हुई गोबर की खाद को मिला करके करीब 100 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 75 ग्राम पोटास, इसको हम पौधा लगाते समय जरूर हम मिट्टी में डालें तो निश्चित रूप से पौधे का बढ़वार विकास अच्छी प्रकार से होगा। अब ये रह गई बात कि पौधे का किस्म कौन सा होना चाहिए, तो आंवले में प्रमुख रूप से हमारे जो है नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद का ये प्रजाति है, जैसे नरेंद्र 7 है, नरेंद्र 10 है, नरेंद्र 5 है। तो नरेंद्र 7 और नरेंद्र 10 ये अच्छी प्रजाति है और काफ़ी उपयुक्त है क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, इसके मुरब्बे भी बन सकते हैं। तो नरेंद्र 7 और नरेंद्र 10 और चकैया ये 3 प्रजाति प्रमुख रूप से है जिनको हम पौधरोपण कर सकते हैं। अक्सर आंवले के पेड़ पर फल न आने की समस्या रहती है, जिसका कारण होता है पेड़ का बांझ होना। अगर हम बाग में केवल एक ही किस्म के पौधे लगाते हैं तो बहुत कम फलन या बिल्कुल ही फलन नहीं होता है। इसलिए कई इकाई क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक किस्मों का रोपण करें। आप चाहे जो भी किस्म लगाएं, उनके साथ नरेंद्र आंवला 4, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 7 और नरेंद्र आंवला 10 इत्यादि किस्मों से किसी एक किस्म का चुनाव जरूर करें। इसमें मादा फूलों की तादाद 4 से 10 तक हर टहनी पर पाई जाती है। अगर आप केवल वाराणसी, चकैया और हाथी फूल किस्म के ही पेड़ एक साथ लगाएंगे तो वहां फल नहीं लगने की समस्या आएगी। इसलिए आप किस्मों के चयन पर विशेष ध्यान दें। बागवानों से हमको ये मेरा अनुरोध है कि आप जब भी ये आंवले का पौधा लेना है तो आप एक प्रमाणित संस्था से इसका पौधा लें। जैसे आपको किसी कृषि विश्वविद्यालय से ले, कृषि विज्ञान केंद्र से ले, या जो प्राइवेट संस्था है जो प्रमाणित हो, ये इसमें भी भारत सरकार के द्वारा जो प्रमाणित होती है, तो वहाँ से आप जो है आंवले के पौधा लें। तो पौधा लेने के बाद जो है इस बात को ध्यान रखें कि जहाँ से हम पौधा लेते हैं वो पौधा तुरंत गड्ढे से निकाल करके और तुरंत अगर आपको ले आना है तो आप जहाँ जिस संस्था से पौधा लेना है तो उनको आप बता दें कि आप पौधा निकाल कर रखे रहे। जो पौधा निकाल कर रखे रहते हैं उन्हीं पौधों को आप लेके आवें, अन्यथा जो है पौधे के जो है उसमें मरने की जो प्रतिशत होता है बढ़ जाता है। तो और जो पौधा निकाल कर रखे रहते हैं उनको आप लेके आवें। उसके बाद हम जो है अपने आंवले के पौधे को जिस गड्ढे में हमको लगाना है वहाँ पर हम लगावें। और जब पौधा आप लगाते हैं तो उस समय जो है पौधा लगाते समय आपको देखें कि जो पिंड होता है पौधे का वो ऊपर रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप पिंड नीचे कर दें और पौधा के जो तना होता है वो गड्ढे में चला जाए। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपका पौधे का जो पिंड होता है वो दिखाई पड़े। उसके बाद चारों तरफ से मिट्टी भर करके और अच्छी प्रकार से दबा दें। इस प्रकार से मिट्टी दबा दें कि उसके नीचे जो है कोई भी एयर न रह जाए। एकदम एयर टाइट जो है उसको दबा दें, पैर से दबा दें, हाथ से दबा दें, किसी लकड़ी से दबा दें। पर गड्ढे को दबा देंगे तो उसमें एयर नहीं रहेगा और दबाने के बाद जो है फिर उसमें पानी दे दें। और ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखें कि पौधा लगाते समय जो है ये शाम के टाइम जो है पौधा लगावें और उसके बाद उसमें पानी दे दें, तो ये आपका पौधा पूरी तरफ से सुरक्षित और बचाव रहेगा और इसको अच्छा विकसित होगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कटंगी, जिला बालाघाट के कृषक जगन कुमार ने। यह सूकरों में होने वाली एनीमिया रोग की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगन कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बच्चे में सबसे बड़ा जो समस्या है वो है पिगलेट एनीमिया है। पिगलेट एनीमिया होने का बहुत सारे कारण है। उसका पहला एक कारण है सूकर का दूध में जो आयरन का मात्रा है वो कम होते हैं। इसके साथ साथ इसके बच्चे बहुत सारे होते हैं। 10 से 12 मान ली बच्चे हो गया तो वो डिवाइड हो जाता है, तो एक बच्चे को बहुत कम मात्रा में मिलता है। लेकिन उसका कोई भी बच्चा है उसको बढ़ने के लिए आयरन की मात्रा सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि पीक में ऑलरेडी दूध में कम है, तो जिसके कारण एक बच्चे का जो मिलने का मात्रा है दूध से जो आयरन का मिलने का मात्रा है वो बहुत कम मिलता है। मान लीजिए 10 बच्चे हैं तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो तो पहले दूध पी लेता है, तो छोटे बच्चे को तो ऐसे दूध का मात्रा कम मिलता है, उसके साथ साथ उसमें आयरन का कमी है, उसके साथ साथ एक बच्चे में जो मिलता है वो बहुत कम है, तो जिसके कारण पिगलेट एनीमिया बहुत सारे बच्चों में होते हैं। सूकर के शावकों में एनीमिया रोग होने के कारण सूकर पालकों को अत्यधिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप इस रोग के लक्षणों की पहचान किस तरह से करें, आइए जान लेते हैं। पिगलेट एनीमिया का पहला जो लक्षण है वो बच्चे धीरे से चलता है, उसका चलने का जो है वो फुर्ती नहीं है उतना, वो मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, वो सुस्त हो जाता है, उसका स्किन में कभी कभी राफनेस मिल जाता है। दूसरे साथ है स्किन का कलर भी कभी कभी थोड़ा सा ब्लूइश कलर हो जाता है, क्योंकि उसमें जो खून की कमी के कारण ये सब हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए जो उसके साथ वाले बच्चे जो माँ से जब बच्चे को अलग करते हैं उसका वेट लगभग 4 से 5 किलो हो जाता है, लेकिन इसका वेट लगभग 1 से 1.5 किलो तक ही रह जाता है, और ये आगे जाके भी इसका ग्रोथ पूरे हैम्पर हो जाता है, ग्रोथ होता ही नहीं है। इसको आप बाद में जाके कुछ भी खिला दीजिए, कुछ जितना भी अच्छा डाइट दीजिए, फिर भी उसका ग्रोथ नहीं होता है। तो इसको खिलाने पिलाने में खर्च तो होता ही है, साथ ही में इससे आमदनी कम होता है। सूकर पालक भाइयों, सूकर के शावकों में एनीमिया रोग आए ही नहीं, इसके लिए आप गर्भित सूकरी और शावकों की देखरेख प्रबंधन कैसे करें, आइए जानते हैं। पिगलेट एनीमिया तो बाद में होता है, लेकिन इसको रोकने के लिए जब माँ जब प्रेग्नेंट होता है, जो लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, उससे उसको ध्यान देना चाहिए। पहले तो उसको खाने का मात्रा संतुलित होना चाहिए, खाने में नमक, इसके साथ साथ मिनरल्स, ये सब सही मात्रा में होना चाहिए। उसके साथ साथ माँ को सफिशिएंट क्वांटिटी जितना उसको ज़रूरत है, एक मादा को लगभग 3 से 4 किलो का डाइट का ज़रूरत है वो मिलना चाहिए। तो मादा अगर स्वस्थ होगा तो उसका बच्चे भी स्वस्थ निकलेगा। पालने के सुविधा का हिसाब से लोगों ने आजकल उसको फर्श में पालने लगा है, सीमेंटेड फ्लोर में पालने लगा है, जिसके कारण क्या है जो मिट्टी से जो आयरन मिलता था वो मिलना बंद हो चुका है। तो नेचुरल सोर्स हम उसको ख़त्म कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या आपको डाइट में बढ़ाना है, जो आप फीड जानवर को खिला रहे हैं उसमें आयरन का मात्रा बढ़ा देना चाहिए। उसके साथ साथ अगर संभव हो तो दिन में कुछ घंटे के लिए उसको मिट्टी में चरने के लिए मादा को दे दे, जिससे उसको आयरन मिल जाएगा। अगर बच्चे हो जाता है 7 दिन के अंदर उसको 1 ml आयरन डेक्स्ट्रान का इंजेक्शन जरूर लगाए, और जिससे आयरन का जो कमी है वो दूर हो जाएगा। बच्चे को, हर बच्चे को लगाना चाहिए। उसके साथ जिस दिन लगाया उसके 7 दिन बाद फिर उसको रिपीट कर दीजिए। तो ये 2 इंजेक्शन से उसका भरपाई हो जाएगा। 15 दिन के बाद वो सुअर का बच्चे जो है दूध के साथ साथ थोड़ा थोड़ा दाना भी खाने लगता है, तो दाना से भी उसको मिलने लगता है। तो क्रिप फीड है, बच्चों का ही रेशन है, जिससे प्रोटीन का मात्रा 22 से 24% लगभग रहता है, और इसको खाने से बच्चे का ग्रोथ भी फास्ट होता है। दूध के साथ साथ ये जरूरी है। ये सब चीज़ अगर ध्यान रखेंगे तो इसमें बच्चे का मृत्यु का दर कम हो जाएगा। कोई पिगलेट एनीमिया में बच्चे का ग्रोथ कम होता है, वो दब जाता है, मर जाता है, तो इसके कारण बच्चे का एक तो ग्रोथ अच्छा होगा, दूसरे साथ साथ इसका मोर्टेलिटी भी कम होगा, तो आगे जाके आपको फ़ायदा भी जरूर मिलेगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।